एक गांव में रतन नाम का अमीर युवक रहता था, जो दिन भर आवारा फिरता रहता था। एक दिन उसका भाई बिरजू उससे बोला, ये तुमने आए दिन क्या नाटक बना रखा है रतन? मैं कुछ समझा नहीं भैया। रतन, तुम पूरे 21 वर्ष के हो चुके हो। हमारा इतना बड़ा अनाज का व्यापार है, आखिर तुम मेरे साथ गोदाम में क्यों नहीं बैठते? भैया, ये मेरे खेलने कूदने की उम्र है, मेरा अभी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। रतन, माँ और पिताजी के जाने के बाद तुम ही मेरी जिम्मेवारी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दिन भर ऐसे ही आवारागर्दी करते रहो। कल को मुझे तुम्हारा विवाह भी करना है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते भैया कि माँ और पिताजी के जाने के बाद मैं आपको बोझ लगने लगा हूं? रतन की बात सुनकर बिरजू क्रोधित होकर बोला, अपनी जुबान को लगाम दो रतन। तुम अपने बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज भूल गए हो। रतन बिरजू की बात को नजरअंदाज करके क्रोधित होकर घर से बाहर निकल गया। तभी बिरजू की पत्नी आरती आकर बिरजू से बोली, रतन अब जवान हो चुका है, आपका उसे इस तरह डांटना शोभा नहीं देता। सुना तुमने आरती, उसने क्या कहा? मैं उसे बोझ समझता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगा। इधर रतन गांव में फिर से आवारागर्दी करने लगा। तभी उसकी नजर मुखिया की बेटी झुमरी पर पड़ी। रतन उसके पास जाकर बोला, मैं तुमसे काफी दिनों से बात करना चाह रहा था झुमरी। देखो रतन, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम गांव में मुझसे इस तरह की बातें करते हो और गांव वाले मेरे और तुम्हारे बीच को लेकर कुछ और ही समझते हैं। उन्हें जो समझना है समझने दो। जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? झुमरी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। रतन की बात सुनकर झुमरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे पिता इस गांव के मुखिया हैं रतन, और वो मुझे कॉलेज सिर्फ इस वजह से पढ़ने भेजते हैं कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकती। आइंदा अगर मेरे पीछे आए ना और मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत अपने पिताजी से कर दूंगी। तुम्हें जिससे शिकायत करनी है तुम कर सकती हो। अगर तुम्हारे पिताजी गांव के मुखिया हैं तो मैं भी कोई कम अमीर नहीं हूँ। तुम्हारे पिताजी जैसों को खरीद सकता हूँ मैं। इतना कहकर रतन वहां से चला गया। शाम को जब रतन घर आया तो उसने देखा कि मुखिया उसके भाई बिरजू के पास बैठा था। बिरजू रतन से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रतन? अब तुम आवारागर्दी करने के साथ साथ लड़कियों को भी छेड़ने लगे। मैंने किसी को नहीं छेड़ा भैया। मैं मुखिया जी की बेटी से प्रेम करता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ। प्रेम करते हो? प्रेम शब्द का मतलब भी समझते हो तुम? तभी मुखिया बिरजू की ओर देखकर बोला, बिरजू, मेरा ख्याल है मेरे जाने के बाद तुम रतन को समझा देना। ये समझदार है, समझ जाएगा। नादानी में लड़के ऐसी गलतियां कर ही देते हैं। नहीं मुखिया जी, आज मैं फैसला करके रहूंगा। आज तो इसने हद पार कर दी है। इतना बोलकर बिरजू रतन से बोला, रतन, मैं तुम्हारा विवाह अगर मुखिया जी की बेटी झुमरी से करा दूं तो तुम उसे खिलाओगे क्या? तुम करते क्या हो? तुम्हारी महीने की आमदनी कितनी है? अपने भाई की बात सुनकर रतन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। भैया, मत भूलिए कि पिताजी ने अपने जीवन में बहुत सारा धन और संपत्ति बनाई है। उसमें से आधा हिस्सा मेरा भी है। जानता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे नौजवान को जब पिता की संपत्ति और दौलत मिलती है ना, तो वो उसे मिटाने में ज्यादा दिन नहीं लगाते। क्योंकि तुम लोगों की बस यही समस्या है कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? यही कि अगर पिताजी अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम ना करते तो तुम भीख मांगने के लिए एक कटोरा भी नहीं खरीद पाते। पिताजी की संपत्ति की हक की बात करने से पहले एक बार ये तो सोच लेते कि पिताजी के काम में तुमने कितना हाथ बटाया है। बिरजू की बात सुनकर रतन क्रोधित होकर बोला, अगर ऐसी बात है तो मुझे पिताजी की संपत्ति भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे ये घर चाहिए। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। अब रतन, मेरी बात सुनो रतन। मुझे कुछ नहीं सुनना मुखिया जी। मेरे घर के मैटर में आप ना ही पड़े तो अच्छा है। इतना बोलकर रतन क्रोधित होकर वहां से चला गया। आरती बिरजू से बोली, ये आपने सही नहीं किया।
आपको रतन से इतना कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। नहीं आरती, अगर आज मैं कठोर रवैया नहीं अपनाता तो रतन के हौसले और बुलंद हो जाते। जो भाई अपने छोटे भाई को डांटते नहीं, वो अपने भाई के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। रतन क्रोधित होकर अपने गांव की सीमा से बहुत दूर एक दूसरे गांव की ओर चला गया। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। रतन भूखा प्यासा थक हार कर एक गांव की सीमा पर बनी झोपड़ी के सामने बैठकर रोने लगा। आज अगर मेरे पिताजी और माँ जीवित होती तो क्या भैया मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रतन नहीं जानता था कि झोपड़ी के अंदर कन्हैया नाम का उसका ही हम उम्र युवक रहता था। कन्हैया उस झोपड़ी के बाहर निकलकर बोला, कौन हो तुम और मेरी झोपड़ी के बाहर तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नाम रतन है। अगर तुम्हें अपनी झोपड़ी के सामने रोने से ऐतराज है तो मैं कहीं और जाकर रो लेता हूँ। मेरा नाम कन्हैया है। लगता है दोस्त घर से काफी नाराज होकर आए हो और अंदर से काफी उदास भी हो और शक्ल से काफी भूखे भी लगते हो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। रतन उसकी झोपड़ी की तरफ देखने लगा। मेरी झोपड़ी की ओर मत देखो, मैं तुम्हें यहाँ के अच्छे ढाबे पर खाना खिलाऊंगा। लेकिन तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? दोस्ती? दोस्ती का, इंसानियत का, और इससे बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता दोस्त। कन्हैया की आंखों में अपनापन देखकर रतन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। कन्हैया रतन को ढाबे पर ले गया। रतन ने पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो रतन के साथ झोपड़ी में बैठा हुआ था। तुम करते क्या हो कन्हैया? कुछ नहीं दोस्त, कुछ भी छोटा मोटा काम मिल जाए कर लेता हूँ। छोटा मोटा काम? अब कहीं तुम चोरी वगैरह तो नहीं करते? अरे नहीं नहीं, छोटा मोटा काम से मतलब है छोटी मोटी मजदूरी। अपनी झोपड़ी को देखकर ये तो तुम समझ ही गए होगे कि ये झोपड़ी एक गरीब की झोपड़ी है। बचपन में ही माता पिता छोड़कर चले गए, तब से मैं अकेला ही हूं। जब तुम्हें अपनी झोपड़ी के बाहर अपने माता पिता को याद करते हुए देखा तो मुझे अपने माता पिता याद आ गए। एक समय में मैं भी अपने माता पिता को याद करके बहुत रोता था। अब क्या मैं भी तुम्हारी झोपड़ी में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? यह भी कोई पूछने की बात है? मेरी झोपड़ी में 2 ही चारपाई हैं। एक हमेशा खाली पड़ी रहती थी, शायद ये तुम्हारे लिए ही थी। रतन कन्हैया से बात करते करते ही सो गया। अगले दिन रतन कन्हैया से बोला, अब अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो दोस्त, तो क्या अब मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी कर सकता हूँ? रतन, तुम्हारे कपड़े देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम कोई अमीर घराने से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारे हाथ बता रहे हैं कि तुमने आज तक कभी कोई भारी वजन नहीं उठाया। तुम रहने दो। अब नहीं, काम को लेकर मेरे भैया ने मुझे ताना मारा था। मैं भी काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। रतन की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद रतन रोज कन्हैया के साथ मजदूरी करने लगा। कुछ ही दिनों में वो दोनों गहरे दोस्त बन गए। मगर रतन कभी कभी अचानक उदास हो जाता था। ये तुम अचानक उदास क्यों हो जाते हो? अगर तुम्हें घर की याद आती है तो तुम चले क्यों नहीं जाते? नहीं, मेरे परिवार वाले मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर थोड़ा सा भी करते होते तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आते। एक दिन कन्हैया और रतन गांव की सड़क पर बने हुई छोटी सी दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकी। उस लग्जरी कार में बिरजू और आरती निकलकर बाहर आ गए। रतन, हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, तुम यहाँ हो। चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगा भैया। रतन, जिद मत करो। मैंने तुमसे जो भी कठोर शब्द बोले, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तुम्हारे बगैर घर सुना है। रतन, अपने भैया को नहीं तो कम से कम अपनी भाभी की बात तो मान सकते हो। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ
आज मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर मिलोगे। चलो घर चलो, मैं तुम्हारी पसंद के सारे व्यंजन बनाऊंगी और तुम्हारा विवाह झुमरी से करा दूंगी। अपनी भाभी की बात सुनकर रतन मुस्कुरा दिया और बगैर कन्हैया से मिले कार में बैठकर चला गया। रतन को इस तरह जाता देख कन्हैया को अंदर से बहुत बुरा लगा। कन्हैया मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, वाह रे दोस्त, एक बार मिलकर ही चले जाते। चलो कोई बात नहीं, तुम मिलकर नहीं गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा। कन्हैया बेचारा उस दिन से अकेला रह गया। कुछ महीनों बाद कन्हैया को रतन की बहुत याद आने लगी। कन्हैया जानता था कि रतन किस गांव में रहता है। कन्हैया रतन के घर पहुंचा। इतने सुंदर घर को बाहर से देखकर ही कन्हैया की आंखें फटी रह गईं। तभी उसकी नजर रतन पर पड़ी। रतन कन्हैया को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम तो मुझसे मिलकर भी नहीं गए। और दोस्त, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर इतना सुंदर होगा। जब तुम्हारा घर बाहर से इतना सुंदर दिखता है तो अंदर से तो और ज्यादा सुंदर होगा। तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अमीर निकले। रतन बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, यहाँ कैसे आना हुआ कन्हैया? सब कुछ यही पूछ लोगे क्या? अपने दोस्त को अंदर नहीं बुलाओगे? अंदर सजावट का काम चल रहा है। वो क्या है कि 2 दिन बाद मेरी मुखिया की बेटी झुमरी से शादी है, और तुमने अपनी शादी में गरीब दोस्त को बुलाना भी गवारा नहीं समझा। देखो कन्हैया, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी मदद की और तुमने मुझे खाना खिलाया और मुझे अपनी झोपड़ी में रहने के लिए एक चारपाई दी। तुम्हें उसके लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। कन्हैया, तुम जानते नहीं मैंने जितना वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है वो कितनी मुश्किल और मुसीबत से गुजारा है। इतनी सड़ी हुई और बदबूदार जगह पर मेरा दम घुटता था, इसलिए मैं कभी कभी वहां से भागने की सोचता था, मगर तुम्हें लगता था कि मैं उदास हो जाता हूं। रतन, तुम्हारी सोच बहुत छोटी निकली दोस्त। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपना दोस्त माना था, इसीलिए तुम्हारी मदद की थी। कन्हैया, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फासला है। एक अमीर और एक गरीब दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं चाहता तुम्हें यहाँ पर कोई और देखे जिससे मेरी बेइज्जती हो जाए, इसलिए तुम शांति से यहाँ से चले जाओ। रतन की बात सुनकर कन्हैया उदास हो गया और उदासी से मुस्कुराता हुआ बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद कन्हैया अपने गांव की एक रोड पर खड़ा था कि तभी एक कार तेजी से आकर एक पेड़ से टकरा गई। कन्हैया वहां खड़े लोगों से बोला, अरे देखो, वो कार एक पेड़ से टकरा गई। कन्हैया सहित सभी लोग वहां चले गए। कन्हैया कार के अंदर बैठे लोगों को देखकर बोला, अरे ये तो रतन है और लगता है ये इसकी पत्नी है। एक व्यक्ति कन्हैया से बोला, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये कहाँ रहता है। अब ये दोनों तो बुरी तरह से जख्मी हैं। इन दोनों को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराना होगा भैया। सही कहते हो, एक काम करो, जल्दी से कार से इन दोनों को निकालो। कन्हैया ने उस व्यक्ति की मदद से उन दोनों को अस्पताल में एडमिट कर दिया। उस व्यक्ति ने कन्हैया की मदद से रतन के परिवार वालों को वहां पर बुला लिया। बिरजू दौड़ता हुआ वहां आ गया और डॉक्टर से बोला, अब मेरे भाई की तबीयत कैसी है और उसकी पत्नी झुमरी कैसी है? देखिए, उनकी पत्नी को तो ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन आपके भाई की हालत ठीक नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपके भाई का खून बहुत ज्यादा बह गया है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं। तो फिर आप मेरी किडनी ले लीजिए। अब आई एम सॉरी, आपकी एज ज्यादा है। डॉक्टर, मेरे भाई के इलाज में जितना भी रुपया खर्च हो जाए उसकी चिंता मत कीजिए, बस मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। आप जाकर सबसे पहले खून का इंतजाम करिए, क्योंकि आपके भाई का ब्लड का जो ग्रुप है वो हमें कहीं नहीं मिल रहा। बिरजू पागलों की तरह खून का इंतजाम करने लगा, मगर उसे रतन के ब्लड ग्रुप का कोई ग्रुप नहीं मिला और हर किसी ने अपनी किडनी देने से मना कर दिया। कन्हैया चुपचाप डॉक्टर के पास आकर बोला, मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब। तुम कौन हो? रतन का दोस्त हूँ। डॉक्टर ने कन्हैया का ब्लड ग्रुप चेक किया। अरे वाह, तुम्हारा ब्लड ग्रुप तो रतन के ब्लड ग्रुप से मैच खा गया। डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी भी डोनेट करना चाहता हूँ।
क्या तुम इस बात को सीरियसली कह रहे हो? हाँ डॉक्टर साहब, रतन मेरा दोस्त है। उसकी नई नई शादी हुई है। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए। जब रतन ठीक हो जाए तो मेरा मैसेज रतन तक आप जरूर पहुंचा दीजिएगा। बस मैं इतना ही चाहता हूं। तुम बिल्कुल पागल इंसान हो। अरे बिरजू बहुत पैसे वाला इंसान है। उसे पता लग गया कि तुमने अपनी किडनी उसके भाई को दान दी है तो वो तो तुम्हें पैसों में तोल देगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं दोस्ती के नाम को बदनाम नहीं करना चाहता। कुछ महीनों बाद रतन बिल्कुल स्वस्थ हो गया और ठीक होकर रतन मिठाई का डिब्बा लेकर डॉक्टर से मिलने अपने भाई के साथ उसके घर पर आया। भैया बता रहे थे कि उन्होंने आपसे बहुत पूछा कि मुझे किडनी किसने दान की है, मगर आपने भैया को नहीं बताया। हाँ रतन, क्योंकि जिसने तुम्हें किडनी और ब्लड डोनेट किया था उसने मुझे सिर्फ तुम्हें ही बताने को बोला था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। उसने अपना नाम कन्हैया बताया था और मुझसे कहा था कि रतन जब स्वस्थ होकर आपसे किडनी डोनेट करने वाले का नाम पता करने आए तो आप उसे मेरा नाम बताना और साथ ही साथ ये भी कहना कि असली दोस्त इसे कहते हैं। रतन से कहना कि अगर उसे दोस्त बनना है तो वो किसी गरीब को बनाए, क्योंकि गरीब ही मुसीबत में काम आते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर रतन फूट फूट कर रोने लगा। वो बगैर देरी किए अपनी बाइक लेकर सीधे कन्हैया की झोपड़ी के पास चला गया, मगर उसने देखा उस झोपड़ी के अंदर कोई दूसरा ही व्यक्ति रह रहा था। यहाँ पर तो कन्हैया रहता था, कहाँ गया? कन्हैया तो यहाँ से 1 महीने पहले ही चला गया। क्या आप जानते हैं वो कहाँ गया? नहीं, उसने किसी को नहीं बताया, बल्कि उसने गांव में भी किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ, उसने कहा जरूर था कि कोई रतन नाम का इंसान पता करते करते यहाँ पर आएगा तो उससे कह देना कि दोस्ती का असली मतलब यही होता है। वो भले ही मुझे अपना दोस्त नहीं समझता हो, लेकिन मैंने उससे सच्चे दिल से दोस्ती की थी। उस व्यक्ति की बात सुनकर रतन भारी मन से झोपड़ी के बाहर निकल आया और पागलों की तरह कन्हैया को ढूंढने लगा, मगर कन्हैया उसे आज तक नहीं मिला। कन्हैया रतन को दोस्ती का बहुत बड़ा पाठ सिखा गया